हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आप जान ही रहे हैं कि हम लोग आपको YouTube पे पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आने में असमर्थ है वो हमारे YouTube चैनल से पढ़ सकता है। और बिहार पुलिस और बिहार एसआई के लिए हम लोग यहाँ पे YouTube पे अच्छे से सिलेक्शन दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आज हमारा मध्यकालीन भारत का चौथा क्लास है। और इस चौथे क्लास में क्लास है, जो भी बच्चा कोई इंक्वायरी लेना चाहता है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 790-377-0412। हमारा ऑफलाइन बैच मार्गदर्शन सिवान बिहार में चलता है और सिवान में रामराज मोड़ पे क्लासेस एक चलते हैं। हमारा सिवान में 2 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच हमारा महादेवा है, महादेवा में भी एक हमारा ब्रांच है। 2 ब्रांचेस चलते हैं। और आपको ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ ज्वाइन करना है मार्गदर्शन में, तो आप इस नंबर की इंक्वायरी ले सकते हैं 7903770412 पे आप क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। या आपकी कोचिंग पहुंचने में कोई कठिनाई हो रही हो या कोई चीज इंक्वायरी लेना है या कुछ भी पूछना है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू बैचेस के लिए भी आपसे कोई बातें करना है, न्यू बैच भी के लिए भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है, आप इस नंबर की इंक्वायरी कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। हमारा नाम राकेश सर है। हम वहां पे जीएस पढ़ाते हैं और आपको समझाने की कोशिश और प्रयास किया जाता है। चलिए, आज हमारा मध्यकालीन भारत का चौथा क्लास है, यानी 4th क्लास है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। हमने आपको पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था और समझाया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गौरी का जो गुलाम था, उसने भारत में सबसे पहले मस्जिद क्यूत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया जो दिल्ली में है। और उसने एक संस्कृत कॉलेज को मस्जिद के रूप में बनवाया जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, वो अजमेर में है। और वो अपने शासन काल के ही दौरान अपने शासन काल के दौरान घर से फोन आ गया था। अपने शासन काल के दौरान उसने कुतुब मीनार की क्या रखी, नींव रखी। इन सभी बातों को हमने पिछले क्लासेस में देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। चलिए, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम ड्यूरेशन रहा है 1206 से लेकर 1526 तक। 1206 से लेकर कहां तक, 1526 तक दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंश हुए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश। इन सारी कहानियों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कब तक कौन वंश शासन रहा या शासन किया। इसी में हमारा एक वंश हुआ जिसका दिल्ली का पहला वंश हुआ जिसको कहा जाता है दास वंश। क्या कहा जाता है, दास वंश।
इसी वंश का दूसरा नाम है जिसका नाम है गुलाम वंश। क्या नाम है? गुलाम वंश। इसी का एक और नाम है जिसका नाम है मामलुक वंश। मामलुक वंश, मामलुक वंश। यानी इसको बहुत सारे अन्य नामों से भी क्या करा जाता है? जाना जाता है। इसका एक और नाम है जिसका नाम है इल्बरी, इल्बरी तुर्क, इल्बरी तुर्क। यानी इसका बहुत सारे नामों से क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसको कई अन्य नामों से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इसका शासन रहा है 1206 से लेकर 1290 तक। कब तक इस वंश का टाइम पीरियड रहा है? 1206 से लेकर 1290 तक। तो इसमें बहुत सारे शासक आएंगे, उन शासकों के बारे में और उनके टाइम को कब तक शासन किए इस वंश में, उनके सारी कहानियों को यह समझेंगे और धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले दास वंश को कई अन्य नामों से जाना जाता है। यानी दास वंश को कई अन्य नामों से जाना जाता है। दास वंश, इसी को कहा जाता है गुलाम वंश, इसी को कहा जाता है मामलुक वंश, इसी को कहा जाता है इल्बरी तुर्क वंश। क्या कहा जाता है? इल्बरी तुर्क वंश। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि दास वंश को किस और नामों से जानते हैं, तो इसमें से नाम कुछ भी दिया जा सकता है। जरा बात को समझिए। दास वंश का संस्थापक हुए दास वंश के संस्थापक हुए और इनके संस्थापक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश के संस्थापक कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन संस्थापक हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को हम पिछले क्लासेस में आपको बता चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का क्या था? गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का क्या था? गुलाम था। और ये गुलाम थे, इसीलिए इन्होंने गुलाम होने की वजह से ही इन्होंने अपने वंश का नाम ही क्या रखा? गुलाम वंश रखा, या इसका नाम क्या रखा? दास वंश रखा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल रहा है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। कब तक इनका शासन काल रहा है? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश का स्थापना करेंगे तो इनके साथ आए हुए अन्य दास कुबाचा, यल्दौज, बख्तियार खिलजी इनका क्या करने लगेंगे? विरोध करने लगेंगे। जब ये विरोध करेंगे, ये लोग जब विरोध करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है कि दिमाग का बहुत चालाक व्यक्ति था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिमाग का बहुत क्या था? चालाक व्यक्ति था। ये इनके बातों को दबाने के लिए ये क्या करेगा? अपने से किसी के साथ शादी कर लेगा और अपनी बेटी या बहन का शादी किसी और से कर देंगे। यानी ये एक दूसरे से किस में आ जाएंगे? रिलेशन में आ जाएंगे। ऐबक ने क्या किया? जब इनके विरोध होने लगे तो ऐबक ने यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया। यल्दौज की पुत्री से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लीजिए। आप समझ लीजिए, जब ये अपने यल्दौज के पुत्री से विवाह कर लेगा तो क्या कभी यल्दौज इसके एगेंस्ट में बोलेगा? क्या नहीं। एक बात और कौन बचा? एक दूसरे बचे जिनका नाम क्या है? कुबाचा। कौन हुए? कुबाचा। ऐबक क्या करेगा? कुबाचा की बातों को दबाने के लिए ऐबक अपने बहन का विवाह, ऐबक अपने बहन का विवाह
अपने बहन का विवाह कुबाचा से किया। किससे कर देगा? कुबाचा से। अब क्या कुबाचा कभी ऐबक के बारे में बोलेगा क्या? नहीं। देखिए कितना चालाक व्यक्ति है कि जो इसके एगेंस्ट में बोल रहा है उससे, उसके पुत्री से अपना विवाह कर लेना, यानी अल्दौस की पुत्री से अपना विवाह किया, और ऐबक ने अपने बहन का विवाह किससे कर दिया? कुबाचा से कर दिया। अब सारे रिश्तेदार हो गए। अब सारे रिश्तेदार हो गए तो रिश्तेदार किसी दूसरे के एगेंस्ट में कोई बात बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक फिर शासन करने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को गौरी का सिपाही कहा करता था। गौरी का सिपाही कहा करता था। यानी ऐबक अपने आप को क्या कहा करता था? गौरी का सिपाही। ऐबक अपने आप को क्या कहा करता था? गौरी का सिपाही। ऐबक अपने आप को क्या करता था? ऐबक अपने आप को गौरी का सिपाही बताता था। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, समझते हैं। ऐबक हमेशा गौरी का दास बनकर शासन किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा दिल्ली का शासक हमेशा दास बनकर शासन किया है? तो गौरी का दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा गौरी का दास बनकर क्या करेगा? शासन किया है। हमेशा गौरी का दास बनकर क्या किया है? शासन किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐबक कभी भी सुल्तान नहीं बना। पद नहीं धारण किया, पद पर नहीं बैठा। यानी ऐबक कभी भी सुल्तान बनकर कभी भी दिल्ली के गद्दी पर बैठ के शासन नहीं किया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ है कि ऐसा दिल्ली का कौन शासक हुआ जो कभी भी दिल्ली का सुल्तान ना बनने की कोशिश की? वही कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह गौरी का बहुत ही वफादार हुआ करता था। यह गौरी का सबसे वफादार सिपाही था या दास था। सिपाही या दास था। यह गौरी का सबसे वफादार क्या था? सिपाही था या दास था। सिपाही होने की वजह से यह अपने आप को गौरी का सिपाही भी बताता था। गौरी का सिपाही भी बताता था अपने आप को। यह अपने आप को गौरी का सिपाही कहा करता था। ऐबक के समय इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल या राजधानी लाहौर हुआ करती थी। यानी ऐबक हमेशा लाहौर को ही अपना राजधानी बनाकर दिल्ली में क्या किया है? शासन किया है। लाहौर का ही राजधानी बनाकर दिल्ली में क्या किया है? शासन किया है। यानी ऐबक से क्वेश्चन सबसे पहला पूछा जाएगा कि कौन ऐसा दिल्ली का शासक हुआ जो अपने आप को गौरी का सिपाही बताता था? तो गौरी का सिपाही अपने आप को बताने वाला शासक ही हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन ऐसा दिल्ली का शासक हुआ जो कभी भी दिल्ली का सुल्तान नहीं बना? तो दिल्ली का कौन कभी सुल्तान नहीं बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन अपने आप को गौरी का दास बताता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन दिल्ली का कभी भी सुल्तान नहीं बना मतलब दास बनकर शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली की राजधानी कहां हुआ करती थी? चाहे दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां हुआ करती थी?
लाहौर हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी? लाहौर हुआ करती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दास तो था, लेकिन इसके शासन में, इसके दरबार में हसन निजामुद्दीन, इसके दरबार में हसन, इसके दरबार में हसन निजामी जैसे विद्वान भी रहा करते थे। हसन निजामी विद्वान भी रहा करते थे इसी के दरबार में। ऐसा मत समझिए कि दास था तो इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान भी रहा करते थे। उसी विद्वान में से एक विद्वान हुए जिनका नाम है हसन निजामी। कौन विद्वान हुए? हसन निजामी। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के साथ तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ था, तराइन के द्वितीय युद्ध में साथ आया था, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक कब आया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध में गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। बहुत सारा ये काम किया। ये अपने शासन काल में कुतुब मीनार का क्या रखा? नींव रखा। इसको पिछले क्लासेस में बताया भी है, लेकिन आज फिर आपको हम बता दे रहे हैं। इसने अपने शासन काल के दौरान कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की क्या रखी? नींव रखी। यानी अपने शासन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की क्या रखी? नींव रखी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा दिल्ली का कौन हुआ जो कभी भी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाया? यह कभी भी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। खुतबा नहीं पढ़वाया। खुतबा पढ़वाना मतलब एक तरीके का अपने नाम का जाप करवाना, अपने नाम का लोगों से क्या करवाना? जाप करवाना। उसीलिए इसको क्या कहा जाता है? खुतबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुतबा कहा जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने नाम का जाप नहीं करवाया, यानी खुतबा नहीं पढ़वाया। कोई दिक्कत की बात नहीं। जरा बात को समझिए। कहा जाता है कि 1210 ईस्वी में पाकिस्तान में, आज लाहौर है, 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय, चौगान को इंग्लिश में कहा जाता है पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जब ये ऐसा, अच्छा सोच रहे हैं सर चौगान किसको बोलते हैं? जब घोड़े पे चढ़कर डंडे से बॉल को मारते हैं, उसी खेल को क्या बोला जाता है? चौगान बोला जाता है। तो 1210 ईस्वी में कहा जाता है कि 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में चौगान खेल रहा था, चौगान को इंग्लिश में पोलो कहते हैं, चौगान खेल रहा था, तो घोड़े से क्या हुआ? अचानक से गिर गया। और गिरने के बाद जब वो घोड़े से गिरा, तो गिरने के बाद वो घोड़ा उसके ऊपर चढ़ गया। और घोड़ा जब ऊपर चढ़ा तो घोड़ा इसको क्या करता है? रौंद देता है इसके ऊपर, इसके शरीर के ऊपर क्या रख देता है? पैर रख देता है। और पैर रखता है तो इसकी उससे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अर्थात ये भी पूछा जाएगा कि इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में है।
कहाँ है? लाहौर में। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, और अभी हम जस्ट आपने बताया आपको हमने कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कहाँ हुआ करती थी? लाहौर में हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? लाहौर में हुआ करती थी। कोई दिक्कत की बात? कहाँ हुआ करती थी? लाहौर में। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा फास्ट लिखिए और थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा, साथ साथ जो भी बीच में टाइम मिलता है उसको आप बार बार आप क्या करते रहिएगा? पढ़ते रहिएगा। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। जो भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट करते रहिए, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में क्या करना है? शेयर करना है, जिससे आपके दोस्त पढ़कर बिहार पुलिस या बिहार एसआई या किसी भी वनडे पेपर में सिलेक्ट हो सके। इसके वजह से अपने दोस्तों में वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक कब मारा गया या घोड़े से गिर जाने के बाद कब मृत्यु हो जाती है? 1210 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक नया दिल्ली का एक नया शासक जो दिल्ली के गद्दी पे बैठेगा, और उस नए शासक का नाम ही है आराम शाह। क्या नाम है? आराम शाह। आराम शाह। आराम शाह। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं रहा है, क्योंकि आराम शाह को लेकर कुछ विद्वानों में विवाद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं था। यानी ये पुत्र था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का, यानी ऐबक का पुत्र था या नहीं था, इसे लेकर विवाद है। इसे लेकर विवाद है। क्या है? इसे लेकर विवाद है। यानी आराम शाह गद्दी पर दिल्ली में बैठेगा 1210 ईस्वी में, और कुछ विद्वान कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, कुछ विद्वान कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये बेटा नहीं था। यानी इसको लेकर विद्वानों में क्या है? विवाद है। इसे लेकर विद्वानों में क्या है? विवाद है। यह एक अयोग्य शासक था। यह एक अयोग्य शासक था। यह एक अयोग्य शासक था। यानी अयोग्य मतलब इसको दिल्ली का शासन या दिल्ली का गद्दी पर बैठकर दिल्ली सल्तनत को चलाने के लिए इसके पास कोई गुण नहीं था। यह अपने शासन काल के दौरान कुल 8 से 10 महीने तक ही शासन कर पाया। यानी 8 से 10 महीना, यानी 1210 ईस्वी में ही ये दिल्ली के गद्दी से इसको हटाया जाएगा और इल्तुतमिश हुए। और इल्तुतमिश आराम शाह के शासनकाल के दौरान, इल्तुतमिश आराम शाह के शासनकाल के दौरान जौर नामक स्थान पर ही एक युद्ध लड़ेंगे, और जौर नामक स्थान पर ही इल्तुतमिश आराम शाह को क्या कर देंगे? हटा देंगे। लेकिन थोड़ा जानते हैं, जब आराम शाह का शासन था तो इल्तुतमिश उस समय बदायूं का शासक था। कहां का शासक था? बदायूं का शासक था। बदायूं का क्या था? शासक था। कौन? इल्तुतमिश। कब? आराम शाह के दौरान। और उसी समय इल्तुतमिश जड़ नामक स्थान पर आराम शाह को हराया।
और ये जड़ नामक स्थान दिल्ली के निकट है। कहाँ है? दिल्ली के पास है, दिल्ली के पास है, दिल्ली के पास है। जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया, आराम शाह को पराजित किया। ये पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश आराम शाह को किस स्थान पर पराजित किया? तो इल्तुतमिश आराम शाह को जड़ नामक स्थान पर पराजित किया। किस नाम जगह पे? जड़ नामक स्थान पर पराजित किया। यानी आराम शाह एक अयोग्य शासक था और अयोग्य शासक होने के बावजूद भी यह कहा जाता है, बहुत सारे विद्वान बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, और बहुत सारे विद्वान बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं था। यानी इसे लेकर विवाद है, यानी विद्वानों या राइटरों में क्या है? विवाद है। और ये मात्र 8 से 10 महीने तक ही दिल्ली के गद्दी पर क्या कर पाया? शासन कर पाया। और उस समय जब आराम शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का क्या था? बदायूं का क्या था? शासक था। और इल्तुतमिश दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश आराम शाह को हराया, गद्दी से क्या किया? हटाया। और पूरे इतिहास में यही चलेगा कि कोई गद्दी पर बैठेगा, उसका ही अपना या उसी के आसपास का राजा उस व्यक्ति को गद्दी से हटाएगा या मार डालेगा या उसकी मृत्यु या उसको मारवा देगा। कहानी समझ में आया क्या? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला कौन शासक हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन शासक हुआ? आराम शाह। कब गद्दी पर बैठा? 1210 ईस्वी में। और ये बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया, और 1210 ईस्वी में ही 8 या 10 महीने के बाद ही इसको गद्दी से हटाने वाला व्यक्ति कौन हुआ? इल्तुतमिश। कौन हुआ? इल्तुतमिश। कोई दिक्कत की बात? उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ रहा होगा। जो भी ऐसे छात्र या स्टूडेंट जो भी थोड़ा कम समझ पा रहे होंगे, यानी जो पहला बार तैयारी कर रहे होंगे, इस वीडियो को 1 से 2 बार जब देखिएगा तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। कोई भी वनडे पेपर आपका हेडिंग बिहार पुलिस, बिहार ऐसा ये ठीक है, लेकिन आप किसी भी वनडे पेपर जिसमें इतिहास आता है और इसी इतिहास में अगर मध्यकालीन भारत आता है तो उस टॉपिक से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। और आशा करते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि आपका 100% क्वेश्चन क्या होगा? बनेगा। 100% क्वेश्चन क्या होगा? बनेगा। चलिए दिल्ली के दूसरे शासक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम ही हुआ इल्तुतमिश। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का शासन काल रहा है 1211 से 1236 तक। किसका शासन काल रहा है? इल्तुतमिश का शासन काल रहा है। किसका शासन काल रहा है? इल्तुतमिश का शासन काल रहा है। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा उस समय यह कहां का शासक था? उस समय यह बदायूं का शासक था। कहां का शासक था? बदायूं का। अभी जस्ट इसके पहले हम आराम शाह में बताया थे बदायूं का क्या था? शासक था। कहां का शासक था? बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्क था। क्या था? इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्क था। इलबरी तुर्क था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत को, या सॉरी दिल्ली सल्तनत नहीं, गुलाम वंश को इलबरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। क्योंकि अभी जस्ट मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि इल्तुतमिश ही हुआ जिसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जिसे दिल्ली का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जिसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए बता ही देते हैं। यानी इल्तुतमिश जब दिल्ली का शासक नहीं बन पाया था, उस समय ये कहां का शासक था? उस समय यह बदायूं का शासक था और इलबरी तुर्क भी था, इसलिए इस वंश को इलबरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। यह ऐबक का क्या था? यह ऐबक का
गुलाम था। ये क्या था? ऐबक का गुलाम था। इसीलिए दास वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी शासक हुए एक दूसरे के क्या थे? गुलाम थे। क्या थे? एक दूसरे के क्या थे? गुलाम थे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए क्या कहा जाता है? अच्छा, गुलाम थोड़ा गलत लिख दिए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश भी कहा जाता है। ऐबक का ये गुलाम था, दोनों जगह गलत लिखे थे। ये ऐबक का क्या था? गुलाम था। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का क्या कहा जाता है? गुलाम कहा जाता है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ। इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का क्या कहा जाता है? गुलाम कहा जाता है। लेकिन जब इल्तुतमिश दिल्ली के गद्दी पर बैठा, तो दिल्ली के अमीरों ने इसे शासक या सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। अब जैसे ही लोग इसका इनकार किए, यानी इल्तुतमिश का लोग क्या करने लगे? विरोध करने लगे। जब इल्तुतमिश का वहां के उच्च कोटि के लोग जब इसका विरोध करने लगे तो इसने एक संगठन का गठन किया, यानी इसने एक लोगों का ग्रुप बनाया। और उसने 40 लोगों को क्या किया? नियुक्त किया। और इसमें 40 लोग थे तो इसका नाम उसने रखा दल चालीसा। क्या नाम रखा? दल चालीसा। यानी 40 लोगों का उसने दल बनाया और 40 लोगों का दल को ही क्या कहा जाता है? दल चालीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल चालीसा कहा जाता है। यानी 40 लोगों के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? दल चालीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल चालीसा। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो लोग इसके बारे में उल्टा पुल्टा या गलत बातें अफवाह फैला रहे थे, उनके बातों को क्या कराना? दबाना। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को क्या किया? लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया और ये अपना दिल्ली को ही राजधानी बनाकर क्या करने लगा? शासन करने लगा। यानी इसने दिल्ली को ही राजधानी यानी कैपिटल बनाकर शासन करने लगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब शासन करने लगा तो दिल्ली का जब शासन करने लगा, इसीलिए इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसीलिए इसे दिल्ली का एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है। इसीलिए इसे दिल्ली का क्या कहा जाता है? एक्चुअल फाउंडर। यानी इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कहा जाता है। इसीलिए इसे एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। यानी वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां हुआ करती थी? लाहौर। इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहां शिफ्ट किया? दिल्ली। और दिल्ली को ही अपना राजधानी बनाकर दिल्ली से ही क्या करने लगा? अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगा और दिल्ली का राजधानी शिफ्ट किया। इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का
वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक होने के बावजूद एक इसको और एक उपाधि मिली, इसे दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी कहा जाता है। इसे दिल्ली का यह प्रथम सुल्तान भी बना, यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान हुआ। इसके बारे में जरा समझिए। इराक में एक जगह होती है, इराक में एक जगह होती है, और इराक में एक जगह है जिसको कहा जाता है बगदाद। क्या कहा जाता है? बगदाद। क्या कहा जाता है? बगदाद। इराक में एक जगह है जिसका जगह का नाम है बगदाद, और बगदाद से ही बगदाद के खलीफा डिसाइड करते थे कि खलीफा ही डिसाइड करते थे कि दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन होगा, और बगदाद के खलीफा ही इसको एक सर्टिफिकेट दिए। किसका सर्टिफिकेट दिए? सुल्तान का। यानी दिल्ली का प्रथम क्या हुआ? सुल्तान हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होने वाला राजा ही हुआ। कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ। यह दिल्ली का क्या हुआ? प्रथम सुल्तान हुआ। यह दिल्ली का कौन हुआ? प्रथम सुल्तान हुआ। कोई दिक्कत की बात? यह दिल्ली का कौन हुआ? प्रथम सुल्तान हुआ। देखिए जरा समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही हो और समझ में भी आ रहे हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में क्या करना है? शेयर करना है और बताना है। और आप लोग मेरे नाम को जानते ही हैं कि मेरा नाम क्या है? राकेश है, और मैं राकेश सर के ही नाम से फेमस हूं। और आज हम आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत? जरा बात को समझिए। इल्तुतमिश ने तराइन के का एक युद्ध लड़ा। अभी कौन बचा है? यल्दौज। इल्तुतमिश एक लड़ाई लड़ेगा जिसको कहा जाता है तराइन का तृतीय युद्ध। क्या कहा जाता है? तराइन का तृतीय युद्ध। यह 1215 ईस्वी में लड़ेगा, और यह लड़ाई इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुई। इस लड़ाई में यल्दौज हार जाता है और मारा जाता है, और इल्तुतमिश की क्या होती है? जीत होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो यह युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच लड़ा गया। इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच लड़ा गया। कोई दिक्कत की बात नहीं। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की। एकता प्रथा की शुरुआत की। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की। यह भी पूछा जाता है कि बताइए दिल्ली का पहला सुल्तान कौन हुआ जो एकता प्रथा का क्या किया? शुरुआत किया। इल्तुतमिश को मकबरे का दाता कहा जाता है। इल्तुतमिश को मकबरे का दाता कहा जाता है। मतलब इसी के शासन के दौरान जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उसकी मृत्यु के स्थान में क्या बनाया जाता था? मकबरा बनाया जाता था। क्या कहा जाता था? मकबरा बनाया जाता था। इल्तुतमिश पहला तुर्क हुआ जिसने सिक्का चलाया, और इसने चांदी का सिक्का चलाया। चांदी का कॉइन, और चांदी के कॉइन को टांका कहा जाता था। चांदी के कॉइन को क्या कहा जाता था? टांका।
वहीं चांदी के कॉइन को क्या कहा जाता था? टाका। वहीं तांबे के कॉइन को जीतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीतल। यह अपने काल में दो टाइप के सिक्के का चलवाए, यानी रुपया चलवाए। चांदी के सिक्के को कहा जाता था टाका और तांबे के सिक्कों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? जीतल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश जो अपने शासन काल के दौरान सिक्का चलवाया, उसमें सिल्वर को क्या कहा जाता था? मतलब चांदी को क्या कहा जाता था? टांका। और तांबे को क्या कहा जाता था? जीतल। क्या कहा जाता था? जीतल। क्या कहा जाता था? जीतल। जरा बात समझिए, इल्तुतमिश के समय ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आक्रमण हुआ जिसको कहा जाता है मंगोलों का आक्रमण। क्या कहा जाता है? मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण। क्या कहा जाता है? मंगोलों का आक्रमण। इस समय मंगोल में एक स्थान है जिसको कहा जाता है मंगोलिया। क्या नाम है? मंगोलिया। और मंगोलिया में एक शासक हुआ, जिसका नाम है चंगेज खान। चंगेज खान का दूसरा नाम है तेमुचिन। क्या नाम है? तेमुचिन। दूसरा नाम है तेमुचिन। बहुत जगह लिखा रहता है तेमुचीनी, तो इसका दूसरा नाम क्या है? तेमुचीनी। कहा जाता है कि बहुत ही खूंखार था, खूंखार प्रवृत्ति का था। यह बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति का था। कैसा था? बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति का था। यह अपने आप को कौन? चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ईश्वर का अभिशाप कहा करता था। यह अपने आप को ईश्वर का क्या कहा करता था? अभिशाप कहा करता था। यह अपने आप को ईश्वर का क्या कहा करता था? अभिशाप कहा करता था। उसी समय एक स्थान है जिसका नाम है ख्वारिज्म। एक स्थान है, एक प्लेस है, उसका जगह का नाम क्या है? ख्वारिज्म। और ख्वारिज्म के ही एक शासक हुए जिनका नाम है मकबरनी। ख्वारिज्म में किसका शासन चल रहा है? मकबरनी का। और कहा जाता है कि जब चंगेज खान ने आक्रमण किया, किस पर? मकबरनी पर। चंगेज खान यानी मकबरनी पर आक्रमण जब चंगेज खान किया तो मकबरनी भाग खड़ा हुआ, भाग गया। जब मकबरनी भागा तो कहा जाता है, इतिहासकार अपने बुक में लिखते हैं कि मकबरनी भागकर भारत गया और भारत में इस समय शासन है किसका? इल्तुतमिश का है। किसका शासन है? इल्तुतमिश का शासन है। और इल्तुतमिश का शासन है तो ये इल्तुतमिश से क्या किया? मदद मांगा। कौन? मकबरनी इल्तुतमिश से मदद मांगी। लेकिन जब मदद मांगा तो ये बात किसको पता चला? चंगेज खान को। और चंगेज खान एक खूंखार और बर्बर जाति का था।
चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास एक संदेश भिजवाया और कहा उस संदेश में कि अगर आप मकबरनी का, ख्वारिज्म के शासक मकबरनी का अगर आप सहायता करते हैं तो हम मकबरनी पर आक्रमण तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम मतलब आप पर भी क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। मकबरनी पर तो आक्रमण करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम आप पर भी क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार अपने पुस्तक में लिखते हैं कि अगर इल्तुतमिश मकबरनी का आक्रमण किया रहता तो जैसे आज हम ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं, वैसा हो सकता था कि हमारा इतिहास आज कुछ और होता, हम लोग चंगेज खान के वंशजों के बारे में पढ़ रहे होते। लेकिन इल्तुतमिश बुद्धिमानी से काम किया और इल्तुतमिश ने मकबरनी को मदद करने से मना कर दी और चंगेज खान पीछा करते करते आया और चंगेज खान सिंध नदी के किनारे मकबरनी को मार डाला, मकबरनी की हत्या कर दी और वापस चला गया जैसा उसने वादा किया था कि आप अगर मकबरनी का सहायता नहीं करेंगे तो हम मकबरनी को आएंगे और मारेंगे और कहां चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, मतलब हम आप पे कोई भी आक्रमण करेंगे नहीं। जैसा उसने वादा किया था वैसा ही उसने क्या किया और उस आया और सिंध नदी के किनारे ख्वारिज्म के शासक मकबरनी की हत्या की और वो कहां चला जाता है, वापस चला जाता है। कहां चला जाता है, वापस चला जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए देखिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा पहला लाइव देखने के बाद, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ये वीडियो आपको YouTube पे फ्री में उपलब्ध रहेंगी। इसको बार बार क्या करना है, देखना है, 2-4 बार देखना है, जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक देखना है। और समझ में आ जाएगा, 2-3 बार देखिएगा, रिपीट करिएगा वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप किसी भी प्रीवियस ईयर को जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास आते हैं और इल्तुतमिश से क्वेश्चन आए होंगे उसको आप कर सकते हैं। ये वनडे पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी आपके लिए साबित होगा। वनडे पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी आपके लिए क्या होगा, साबित होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी हम इतना ही रहने देते हैं, अदरवाइज एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। आज के लिए इतना ही और थैंक यू। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लोगों के पास पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और जय हिंद।